गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट को कंबाइंड करके क्वेश्चंस कर रहे थे और मैंने बोला था कि अब इससे आगे हम इसी का कुछ एडवांस वर्जन देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, उसी को मतलब थोड़ा बेहतर बनाया गया मॉड लगा के। ठीक है, तो देखिए जब भी मॉड आए ना तो मॉड को अलग अलग डिफाइन कर लो, पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन के साथ मॉड को अलग अलग डिफाइन कर लो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को करना है, स्टार्ट करो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट को कंबाइन करके क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा उसी में हमने मॉड को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो अब इसमें मॉड इंक्लूड हो गया, तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए मॉड इंक्लूड हो गया ना, तो सबसे पहले आप मॉड को ओपन कीजिए। ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ, एक बार निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो मॉड जब पॉजिटिव साइन के साथ कब ओपन होगा स्टूडेंट्स, आप भी जानते हैं कि एक मॉड पॉजिटिव साइन के साथ कब ओपन होगा, जब ये पॉजिटिव नंबर होगा। मॉड पॉजिटिव साइन के साथ कब ओपन होता है, जब नंबर मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव हो। तो यानी कि ये अगर पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होता है, दैट इज 2x माइनस 1 को हम लिखते हैं 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है मॉड का अंदर वाला, यानी कि 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, एंड x का होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो देखिए हाँ, ये पॉजिटिव साइन के साथ कब ओपन होगा, जब x 1/2 से बड़ा या 1/2 के बराबर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये निगेटिव साइन के साथ कब ओपन होगा, ये माइनस टाइम्स 2x माइनस 1 के इक्वल कब आएगा, जब x क्या हो लेस देन 1/2 हो। ठीक है, तभी हो जाएगा माइनस टाइम्स 2x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा 1/2 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो डिफाइन हुआ है x ग्रेटर देन 1/2 के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ क्या है, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब आप देखिए कि x को हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब तो ये एक नॉर्मल ऐसा इक्वेशन बन गया जिसमें x है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अब देखिए 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इधर है, 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इधर है, इधर से इधर भेज दीजिए तो बचेगा क्या राइट साइड में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखिए कि इधर माइनस 1 है, इधर जाएगा तो प्लस 1। ठीक है, और इधर 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है और इधर भी 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। ठीक है, तो राइट साइड में क्या बच जाएगा 0, यानी कि यहां से देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 1। स्टूडेंट्स देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 कब होगा, जब आपका x क्या होना चाहिए, जब आपका x क्या हो जाना चाहिए, x बिलोंग्स टू -1 to 0। ठीक है, x -1 से 0 के बीच में होगा, तब जाके आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -1 होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या आ रहा है कि x बिलोंग्स टू -1 to 0। क्या ये, लेकिन ये सॉल्यूशन पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन 1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां से हमारे पास क्या है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम सेकेंड केस से देखते हैं। सेकेंड केस में क्या, माइनस टाइम्स 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आप फिर से क्या कीजिए कि माइनस को अंदर भेजिए तो क्या बन जाएगा, -2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस
2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि x को मैं फिर इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में बदल दूंगा, तो 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए कि इधर क्या माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इधर 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, राइट साइड में क्या हो जाएगा 5 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब देखिए इधर है आपका 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सॉरी यहाँ +1 छूट गया एक, ठीक है। तो यहां बीच में रख लीजिए +1 इज इक्वल्स टू, मैं फिर से लिख देता हूं ठीक से, यहां +1 छूट गया यहां पर, तो +1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब देखिए इधर आपका -2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इधर है 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इधर आ जाएगा -2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा आपका -4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, क्योंकि इधर से जाएगा -2 और -2 इधर से पहले से, तो -4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो यहां से देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा 5 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -1 अपॉन -4 के, ठीक है। अब देखिए ये किसके बीच में हो जाएगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो 5 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -1/4 अपॉन -4, 0 से लेके किसके बीच में 1 के बीच में, ठीक है। अब देखिए आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटा के, इधर से कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप यहां तक नोट कीजिए, मैं इसको मिटा के इधर से फिर इधर बना रहा हूं, ठीक है। हाँ तो देखिए क्या है 0 से बड़ा है 5 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस सॉरी -1 अपॉन -4 एंड 1 छोटा है, ठीक है, और 1 से छोटा है, ठीक है। तो पहले तो देखिए माइनस किसी भी निगेटिव नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज हो जाता है, तो जैसे ही आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला इधर आ जाएगा यानी कि लेस देन 0, और ये वाला इधर यानी कि -4, ठीक है। अब देखिए -4 पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, लेकिन 0 वाले पे इक्वालिटी होल्ड करेगा। अब हो गया 5 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -1 बिलोंग्स टू -4 टू 0, ठीक है। अब तो हो जाएगा आपका 5 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू -4 + 1 यानी कि -3 to 1, ठीक है। तो यहां से देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है उसका रेंज क्या हो गया -3/5 से लेकर के कहां तक 1/5 तक, ठीक है। अब देखिए -3/5 यानी कि -3/5 क्या होता है, तो -3/5 आपका -0 पॉइंट समथिंग, और -0 पॉइंट समथिंग से +0 पॉइंट समथिंग के बीच में कितने इंटीजर आते हैं, सिर्फ एक ही इंटीजर आते हैं, कौन सा, तो वो 0, ठीक है। तो यहां से आपका एक ही सॉल्यूशन होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। बाकी देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x यानी कि -3/5 से 1/5 के बीच का जो इंटीजर होगा वही ना ये वैल्यू लेगा, ठीक है। तो एक ही इंटीजर आ रहा है 0, यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x आपका 0 आ गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, यहां से देख लीजिए आप, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0 कहा गया आपका, हाँ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा 1/4, तो x का वैल्यू कितना हो जाता है, x इज इक्वल्स टू क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना है आपका 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1/4, तो 0 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। तो यहां से देखिए x का जो वैल्यू है क्या है 1/4, यानी कि यहां से क्या आया सॉल्यूशन 1/4। और जरा ध्यान से देखिए सॉल्यूशन क्या आना चाहिए था, ये जो सेकंड पार्ट था उसमें इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आना चाहिए था 1/2 से छोटा, और 1/4 क्या 1/2 से छोटा, यानी कि हम कहेंगे ये सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा क्या x इज इक्वल्स टू 1/4, x इज इक्वल्स टू 1/4
इज ओनली सॉल्यूशन, इज ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए, तो अब इसको अलग करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3x सॉल्व द इक्वेशन, सॉरी पहले लिख लीजिए, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, solve the equation 3x plus 5 times fractional part of x, 3x plus 5 times fractional part of x is equal to 4 into integral part of 2x plus 3। ठीक है, ये एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए और सारे इक्वेशंस में हमारे पास क्या होता था, x होता था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता था और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होता था, लेकिन यहां पे हमारे पास इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x है। ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए फिर हमें दो केसेज में डिवाइड करने होंगे। ठीक है, जैसे हम कैसे nx को, इंटीग्रल पार्ट ऑफ nx को हम कैसे अलग अलग केसेज में हम डिवाइड करते थे, उसी तरह यहां हमको इसको दो केस में डिवाइड करना होगा। ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि देखिए क्या लिखा हुआ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ nx को हम n अलग अलग n पार्ट्स में डिवाइड करते थे, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो देखिए अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है, ठीक है, वो अगर 0 से लेके 1/2 के बीच में रहता है, ठीक है, 0 से लेके 1/2 के बीच में अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रहता है, ठीक है, तो आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x जो है ना वो 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है आपका 1/2 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, तो उस केस में ये 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1। ठीक है, तो यही करते हैं, पहला केस ले लेते हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1/2 होगा, और दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1/2 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो केस 1 इन विच फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1/2 के बीच में। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1/2 के बीच में। ठीक है, तो ये जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x सीधा 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बन जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन किस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो 3x प्लस 5 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हो जाएगा, यानी कि 8 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होगा प्लस 3। अब देखिए ये इक्वेशन कैसा बन गया, जिसमें x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ x को क्या लिख देंगे, x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है, प्लस
5 टाइम्स, सॉरी x को क्या लिखेंगे, x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है। या फिर हम एक और तरीके एनएफ मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। एनएफ मेथड में हम क्या करते थे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लेते थे f, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को n और x को लेते थे n प्लस f। तो यहां x की जगह क्या हो जाएगा 3 टाइम्स n प्लस f इज इक्वल्स टू 5f इज इक्वल्स टू 8n प्लस 3, ठीक है। अब आप देखिए कि यहां से क्या आ गया 3n और 3n इधर जाएगा तो माइनस 3n हो जाएगा, तो 8n माइनस 3n क्या हो जाएगा 5n, ठीक है। और इधर देखिए 3f है, 3 इंटू f, 3f प्लस 5f कितना आ जाएगा 8f। तो 8f का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8f का वैल्यू आ जाएगा 5n प्लस 3, 8f का वैल्यू हो जाएगा 5n प्लस 3। तो यहां से देखिए f का वैल्यू क्या हो जाएगा 5n प्लस 3/8, 5n प्लस 3/8। अब देखिए f का रेंज क्या होता है, तो f का रेंज होता है 0 से लेके 1 के बीच में। तो यानी कि ये आप देख सकते हैं कि 5n प्लस 3/8 जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए 5n प्लस 3 जो है आपका 0 से लेकर के 8 के बीच में होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए 5n जो है आपका 5n माइनस 3 से लेकर के 5 के बीच में होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू हो जाएगा माइनस 3/5 से लेकर के 5 के बीच में, ठीक है। तो देखिए n का वैल्यू माइनस 3/5 से 5 के बीच में होगा, n तो इंटीजर है। तो अब चेक कीजिए कि माइनस 3/5 से 5 के बीच में कितने इंटीजर, वही n के वैल्यूज होंगे। तो माइनस 3/5 जो है, एक सेकेंड, देखिए n माइनस 3/5 से लेके 5 के बीच में, ठीक है। तो माइनस 3/5 यानी कि कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस 3/5 से 1 के बीच में होगा, सॉरी माइनस 3/5 से लेके 1 के बीच में होगा, क्योंकि 5.51। तो माइनस 3/5 क्या होता है, माइनस 0 पॉइंट समथिंग। तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग से लेकर के 1 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे, सिर्फ एक ही इंटीजर जो कि क्या हो जाएगा 0। अच्छा अब देखिए n जो है n वो अगर 0 होगा, ठीक है, तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, n 0 होगा तो f का वैल्यू हो जाएगा 3/8, ठीक है। n 0 तो f का वैल्यू हो जाएगा 3/8, ठीक है। क्या पहला केस जो है उसमें क्या f का वैल्यू 3/8 पॉसिबल है, देखिए तो क्या 3/8 0 से 1/2 के बीच में है, हाँ बिल्कुल है। तो देखिए f का वैल्यू 3/8 है जो कि 0 से 1/2 के बीच में, यानी कि ये केस पॉसिबल है, ठीक है। तो n का वैल्यू आ गया 0, f का वैल्यू आ गया 3/8। तो यहां से देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा n प्लस f, यानी कि 3/8 प्लस 0 3/8। तो x का एक वैल्यू कितना आ गया 3/8। तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है 3/8, ठीक है। अब हम इसके दूसरे केस के बारे में अब हम इसके दूसरे केस को स्टडी करेंगे, ठीक है। पहले केस को आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। चलिए केस 2, अब हमारा है दूसरा केस। अब दूसरे केस में क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है 1/2 से 1 के बीच में, ठीक है, 1/2 से 1 के बीच में। तो अब देखिए जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1/2 से 1 के बीच में है, ठीक है, यानी कि f 1/2 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो ये जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1। तो चलिए अब इक्वेशन कैसा हो जाएगा, देखिए 3x प्लस 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1
प्लस 1, ठीक है। यहां से देखिए तो क्या बन गया 3x प्लस 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 5, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलिए तो ये फिर से तो एक नॉर्मल से इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया जिसमें x है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, ठीक है। तो अब हम इसमें फिर nth मेथड लगा देते हैं। nth मेथड में फिर से हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को f, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को n और x को n प्लस f लिखेंगे। तो 3 टाइम्स n प्लस f प्लस 5f इज इक्वल्स टू 8n प्लस 5, ठीक है। तो यहां से देखिए 3n है, इधर 8n है, तो 8n माइनस 3n कितना हो जाएगा 5n, ठीक है। अच्छा 5f प्लस 3f इधर कितना हो जाएगा 8f और इधर 8f इज इक्वल टू 5n प्लस 5, ठीक है। तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से देखिए 5n प्लस 5 अपॉन 8 होगा। अब आप देखिए कि f कहां से कहां के बीच में होता है 0 से 1, तो 5n प्लस 5 अपॉन 8 जो है ये कहां से कहां के बीच में होगा 0 से 1। तो यहां से देखिए 5n प्लस 5 बिलोंग्स टू 0 टू 8, इसका मतलब 5n का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा तो -5 से लेकर के 3 तक। 5n कहां से -5 से लेके 3 तक। n का वैल्यू कहां से कहां हो जाएगा तो -1 से लेके 3/5 तक। तो देखिए n -1 से 3/5 के बीच में, तो -1 से 3/5 के बीच में कितने इंटीजर है तो एक n इज इक्वल्स टू -1, दूसरा आपका n इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद कोई इंटीजर नहीं है क्योंकि उसके बाद अगला इंटीजर जो आता है 1 जो कि 3/5 के बाहर। तो n इज इक्वल्स टू -1 और 0 आया, ठीक है। तो अब n का वैल्यू जब -1 होगा तब f कितना होगा देखिए तो f हो जाएगा आपका 5/8। जब n होगा आपका -1 देन f कितना हो जाएगा 5/8। n -1 तो f तो f क्या हो जाएगा आपका 0, 5 इंटू -1 यानी कि -5 प्लस 5 0। जब n हो जाएगा यहां से देखिए जब n जो आपका -1 होगा तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। लेकिन आपको जो मैंने सेकेंड x जो है यानी कि f का वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में होना चाहिए था, लेकिन f का वैल्यू 0 आ रहा है, ये 1/2 से 1 के बीच में नहीं है, यानी कि ये वाला केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब n का वैल्यू 0 लेके देखिए, ठीक है। तो n का वैल्यू 0 लेने पे f का वैल्यू कितना आता है 5/8 और ये 5/8 जो है आपका 1/2 से 1 के बीच में, ठीक है। तो उस केस को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 0 देन f इज इक्वल्स टू कितना 5/8, ठीक है। n इज इक्वल्स टू जब 0 होगा तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/8। तो इस केस में आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू n प्लस f इज इक्वल्स टू 5/8 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 5/8, ठीक है। तो दूसरे केस से भी हमारे पास एक सॉल्यूशन आया है कितना 5/8, ठीक है। तो इसके दो इस टोटल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो गए, एक 5/8 और दूसरा जो पहले फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट से आया था, फर्स्ट केस से आया था, ठीक है। वो दोनों ही सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए फिर हम आगे मूव करते हैं। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट करेंगे, मैं रफ कर रहा हूं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू सॉल्व द इक्वेशंस। जो क्वेश्चन है
पहले ध्यान में लिखिए, सॉल्व द इक्वेशंस फर्स्ट इक्वेशन है y is equals to 1/3 times साइन ऑफ इंटीग्रल, फिर अंदर में प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ y प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 cos x। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 cos x इज इक्वल्स टू 2 cos x। ठीक है, तो देखिए अब ये क्वेश्चन जो है, दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन यानी कि इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1/3 टाइम्स क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट के अंदर फिर एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस फिर एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स। ठीक है ना। तो एक चीज देखिए कि इस टर्म को छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कोई इंटीजर, क्योंकि देखिए ये वाला क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट, कोई इंटीजर ही होगा ना, इंटीग्रल पार्ट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई इंटीजर होगा, तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस सम इंटीजर, और कोई इंटीजर होता है तो बाहर निकल जाता है इंटीग्रल पार्ट से, तो कितना बन जाएगा 1/3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स, और ये तो बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस फिर अंदर में इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, देखिए अब इसको तो छोड़ दीजिए। ठीक है, 1/3 पूरे के बाहर है। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए बाहर। अब देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस फिर सम इंटीजर लिखा है, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स तो एक इंटीजर ही होगा, तो ये फिर साइन एक्स प्लस सम इंटीजर है, तो ये भी बाहर आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स 3 बार है, यानी कि 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, और 3 और 3 कैंसिल आउट, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स होगा या नहीं होगा, ये क्या बन गया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स। तो पहला जो इक्वेशन है हमारा सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, पहला इक्वेशन हमारा सिंप्लीफाई होके ये बन चुका है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको हटाऊंगा, मिटाऊंगा। तो अब देखिए, अच्छा दूसरा इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, y प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y, इंटीग्रल पार्ट ऑफ y प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 टाइम्स cos x। देखिए y प्लस इंटीजर ही तो लिखा हुआ है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ y भी तो एक इंटीजर हो जाएगा, और इंटीजर है तो उसको हम बाहर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ y प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 cos x। तो देखिए 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ y जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 cos x के इक्वल, तो यहां से इंटीग्रल पार्ट ऑफ y का वैल्यू क्या हो जाएगा cos x के इक्वल। ठीक है, अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ y आ गया cos x के इक्वल। ठीक है, और y हमारे पास क्या है, पहले इक्वेशन से निकला था, y का वैल्यू है इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x। ठीक है,
तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, cos x के इक्वल। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और जो x का वैल्यू आएगा वही हमारा इन दोनों रिक्वायर्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये एक इक्वेशन हमें फॉर्म हुआ। अब यहां से हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x का वैल्यू निकाल के हम आंसर कर देंगे सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, आंसर कर सकते हैं ना, x का वैल्यू आ जाएगा। अगर उसके बाद कोई y का वैल्यू पूछता तो हम निकाल के आसानी से दे देते, x का वैल्यू आने के बाद हम y भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली हमें अगर इक्वेशन सॉल्व करना है, इसका मतलब सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन निकालने का मीनिंग होता है बेसिकली हमें x का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो x का वैल्यू अब आसानी से आएगा, अभी तो आसानी से नहीं आएगा, उतना भी आसान नहीं है, लेकिन हाँ चलिए अब यहां से हम सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ सम इंटीजर, ठीक है, वो तो सीधा एज इट इज रह जाता है। अगर आप इंटीजर का, किसी इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट लोगे तो वो तो एज इट इज रह जाएगा। तो ये तो एक इंटीजर ही हुआ ना, तो इसका इंटीग्रल पार्ट तो एज इट इज रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ग्राफ की हेल्प से इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। आपको याद हो तो मैंने एक दो क्लास पहले इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स का मैंने ग्राफ बनाया था। ठीक है, लेकिन अभी मैं फिर से बना देता हूं। तो देखिए ये हो गया आपका 0 π/2 पाई 3π/2 2π। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका -π/2 -π -3π/2 एंड -2π। ठीक है, मैंने बना दिया, इधर 1 इधर -1। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा कि साइन एक्स जो है 0 से, साइन एक्स जब 0 से पाई के बीच में होता है, सॉरी सबसे पहले साइन एक्स 0 से π/2 के बीच में होता है, तो कहां से कहां तक वैल्यू जाता है, 0 से 1। ठीक है, 90 पे एग्जैक्टली 1 जाता है। ठीक है, लेकिन 90 से पहले और 0 से लेकर 90 से पहले तक का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, और 0 से 1 के बीच का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स वर्सेज एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो साइन एक्स 0 से 90 के बीच में, 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, 90 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि 90 पे कितना हो जाता है, वो 1 के इक्वल। ठीक है, तो जब 90 को छोड़ के 0 से 90 के बीच में साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, होता है ना, तो 0 से 1 के बीच का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाता है, 0, यानी कि 0 से π/2 के बीच में, तो ग्राफ एक्स एक्सिस में ही रह जाएगा। अब देखिए π/2 पे साइन एक्स का वैल्यू 1 हो जाता है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स भी 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ग्राफ कुछ यहां पहुंच जाएगा। अब फिर देखिए π/2 से पाई के बीच में जब आता है, ठीक है, π/2 से पाई में, तो π/2 से पाई में फिर आपका साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होता है, तो उस केस में फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स हमारा 0 के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो फिर ग्राफ कुछ इसी एक्स एक्सिस पे आ जाता है। ठीक है, सिर्फ π/2 पे 1 पे जाता है। ठीक है, बाकी सब जगह 0 पे ही रह जाएगा। अब देखिए इसके बाद जब पाई से 3π/2 के बीच में हम मूव करते हैं, तो देखिए 3π/2 पे आपका साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 3π/2 पे -1, और पाई पे क्या होता है 0, पाई पे क्या होता है 0। तो यानी कि पाई से 3π/2 के बीच में, पाई से 3π/2 के बीच में साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 से -1 के बीच में, -1 से 0 के बीच में, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, -1। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह का -1। ठीक है, कितना हो जाएगा 3π/2, सॉरी ये 3π/2 से क्रॉस हो गया, 3π, अच्छा 3π/2 पे कितना होता है -1, और -1 का इंटीग्रल पार्ट तो आपका -1 ही होता है, तो यहां पे आपका हॉलो सर्कल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे होगा। ठीक है, क्यों यहां पे होगा, क्योंकि पाई पे तो साइन एक्स का वैल्यू 0 होता है, और 0 का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाता है 0, तो उसका वैल्यू यहां पे हमारा इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहां पे आप हॉलो सर्कल। अब फिर देखिए 3π/2 से 2π के बीच में साइन एक्स का वैल्यू कहां, -1 से 0 के बीच में ही होता है, तो इंटीग्रल पार्ट तो अब भी कितना हो जाएगा, -1 से 0
होगा -1 से 0, लेकिन 2 पाई पे आपका हॉलो सर्कल हो जाएगा। क्यों हॉलो सर्कल हो जाएगा? क्योंकि आपका 2 पाई पे sin x का वैल्यू हो जाता है 0, तो उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 0, ठीक है, तो वो कुछ यहाँ हो जाता है। तो मैंने ज्यादा अभी नहीं बनाया ग्राफ को, 0 से 2 पाई को ही स्टडी किया, ठीक है, 0 से 2 पाई तक ही हमने ग्राफ को स्टडी किया, क्योंकि उसके बाद ग्राफ जो है पीरियोडिक होता जाता है, ठीक है, उसी तरह सेम मूव करता जाता है। जो बिहेवियर 0 से 2 पाई के बीच में होता है, वही 2 पाई से 4 पाई के बीच में भी उसी का आप मिरर इमेज ले लीजिए, यहाँ एक शीशा लगा के सीधा इमेज ले लीजिए, ठीक है, तो सोन चलता जाता है। अब हम थोड़ा सा 0 से -2 पाई के बीच में भी स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए जब 0 से -π/2 के बीच में होता है, ठीक है, तब आपका sin x का वैल्यू क्या हो जाता है? sin x का वैल्यू फिर आपका 0 से -1 के बीच में होता है, ठीक है, -1 से 0 के बीच में। तो उस केस में ग्राफ तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x भी -1 हो जाता है, तो ग्राफ आपका क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह का। और यहाँ पे हॉलो सर्कल, क्यों? क्योंकि 0 पे तो वैल्यू 0 होता है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x भी 0 कुछ यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब देखिए -π से -π/2 के बीच में, ठीक है, तो -π से -π/2 के बीच में भी आपका sin x का ग्राफ जो है -1 से 0 के बीच में ही होता है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x अगेन -1 हो जाएगा, लेकिन -π पे सिर्फ 0 हो जाता है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x यहाँ 0 हो जाता है, बाकी ग्राफ कुछ इसी तरह का रहता है, ठीक है। अब सुनिएगा, अब देखिए, अब स्टडी करते हैं -π से -3π/2 के बीच में, ठीक है, तो जब -π से -3π/2 के बीच में होता है ग्राफ, ठीक है, तो sin x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, और 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, लेकिन -3π/2 पे आपका कितना हो जाता है? sin x का वैल्यू 1, ठीक है, तो उस केस में इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x हो जाता है आपका 1, ठीक है, तो वो कुछ यहां आ जाता है, ठीक है। बाकी -π से -3π/2 के बीच में sin x का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो कहां से कहां के बीच में होता है? 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा? 0 ही होगा, तो ग्राफ कुछ ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, साफ साफ बात है, क्योंकि 11th का बेस कमजोर है, ठीक है, ट्रिगो वगैरह कमजोर है, वीक है, ठीक है, तो वो लोग टेंशन ना ले। और बोर्ड एग्जाम और जेईई मेन वगैरह में तो इसका दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं होगा, ये जेईई एडवांस में भी वो बहुत डीपली जाने के आता है ये सब चीज, ठीक है। अब इसी तरह फिर देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा, जब -3π/2 से -2π के बीच में आता है, ठीक है, तो उस समय भी sin x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होता है, और 0 से 1 के बीच का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाता है? 0, ठीक है, -2π पे भी आपका 0, हाँ, तो ठीक है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसी पे cos x का भी ग्राफ बना लेते हैं और देख लेते हैं कि दोनों का कितना इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सीधी सी बात है कि जितने जगह ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उतने ही होंगे, तो हमें और सॉल्यूशन मतलब x का वही वैल्यू हो जाएगा, x के उन्हीं वैल्यूज सॉल्यूशन कहलाएंगे जिन x के वैल्यूज के लिए दोनों ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो cos x का ग्राफ तो बेसिकली कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। फिर इधर आ जाइए, सॉरी एक सेकंड, देखिए यहां से ये कुछ इस तरह आएगा, ठीक है, ये इस तरह जो चला, ठीक है, कुछ इस तरह। तो आप जरा ध्यान से देखिए, तो इन दोनों ग्राफ में एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, आपको लग रहा होगा कि इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन नहीं, देखिए π/2 पे इसका वैल्यू ये है, ठीक है, यहाँ हॉलो सर्कल है, यहाँ कोई ग्राफ ही नहीं है, ठीक है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x का कोई ग्राफ ही यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x का ग्राफ नहीं है, ये हॉलो सर्कल है। यहाँ पर भी देखिए हॉलो सर्कल है, ये हॉलो सर्कल है, ठीक है, तो इन दोनों ग्राफ का कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं। जब इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है एक भी, इसका मतलब इन दोनों इस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। एक दिस इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे? दिस इक्वेशंस हैज
नो सॉल्यूशन, दीज इक्वेशन सेट नो सॉल्यूशन। तो हमारे पास भी ये दो इक्वेशन था, इन्हीं का सॉल्यूशन पूछ रहा था इनके, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसको आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे, मैं रखता हूं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -4x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है, आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए क्या है ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर -4x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को हम लिख लेते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, लिख सकते हैं ना। तो मैं यहां से लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर -4x प्लस x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस x, यानी कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज क्या होता है, देखिए यहां से हम ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज लगा के हम x का जो सॉल्यूशन का रेंज है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम निकालेंगे, लेकिन हम पहले सॉल्यूशन का एक बार रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है, कि सॉल्यूशन क्या कहां से कहां के बीच में आ सकता है, ठीक है। तो ये तो 0 से 1 के बीच में हो सकता है, यानी कि एक्स स्क्वायर -3x प्लस 3 जो है हमारा 0 से 1 के बीच में हो सकता है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में होता है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इसके इक्वल है, यानी कि ये भी 0 से 1 के बीच में होगा। तो एक बार एक्स स्क्वायर -3x प्लस 3 है ना, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के ना, उससे अच्छा है कि एक्स स्क्वायर -3x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक बार ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, एंड एक्स स्क्वायर -3x प्लस 3 लेस देन 1, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से जो सॉल्यूशन आएगा उसको इंक्लूड कर लेंगे, इन दोनों से जो x का वैल्यू आएगा, ठीक है, उन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, हमारा यहां से x का रेंज आ जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन का मोटा मोटी हमारे पास रेंज आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू b स्क्वायर -4ac का वैल्यू आपका लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है यहां से क्या x बिलोंग्स टू r आ जाएगा, x के हर एक रियल नंबर के लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे, तो ये देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 लेस देन 0। तो यहां से देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x माइनस x प्लस 2 लेस देन 0, यानी कि x इंटू x -2 -1 इंटू x -2 लेस देन 0, ठीक है। तो x -1
इंटू एक्स माइनस टू लेस देन 0। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, x का वैल्यू यहां से नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो 1 और 2 और लेस देन 0, यानी कि हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये वाला। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया कि x बिलोंग्स टू 1 to 2, x 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा। चलिए, यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गया कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो 1 से 2 के बीच में ही होगा। ठीक है, 1 से 2 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, अब जब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी कि x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x तो हो जाएगा 1, तो इसके जगह रख दीजिए 1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2। यहां से x का वैल्यू क्या आ गया 2, x का वैल्यू 2 जो है वो इनके बीच में लाई कर रहा है, 1 से 2 के बीच में नहीं कर रहा है, इसका मतलब, लेकिन हमारा सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन वो तो 1 से 2 के बीच में होना चाहिए था, लेकिन ये जो वैल्यू आया है वो 1 से 2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए अभी तक जो है फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, ये सब में इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इक्वेशन था जो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स और एक्स के टर्म्स में आ रहा था। ठीक है, अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि अब इन इक्वेशन को हम कैसे हैंडल करेंगे अगर आ जाता है। ठीक है, तो इन इक्वेशन involving fractional part of x and integral part of x। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व, क्वेश्चन से इसको समझते हैं, सॉल्व इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये इन इक्वेशन है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल है, थोड़ी देर के लिए हम इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को मान लेते हैं t। तो इन इक्वेशन क्या बन गया, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज कीजिए तो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 ग्रेटर देन 0, यानी कि t इंटू टी माइनस 3 क्या आ जाएगा, t इंटू प्लस 2 इंटू टी माइनस 3 ग्रेटर देन 0, t माइनस 3 इंटू टी प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो -2 3। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए कौन सा, पॉजिटिव वाला पार्ट। तो t कहां से कहां तक, t कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, t बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, यानी कि आ गया हमारा सॉल्यूशन कि t ग्रेटर देन
सॉरी t लेस देन -2 एंड ग्रेटर देन 3, t लेस देन -2 एंड t ग्रेटर देन 3, ठीक है। कि या तो सॉरी और एंड मत कीजिए, और कि या तो आपका सॉल्यूशन जो है यानी कि t जो है वो या तो -2 से छोटा होगा या 3 से बड़ा होगा, ठीक है। इस इन इक्वेशन का जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को हमने t माना था, तो इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है वो या तो -2 से छोटा होगा या 3 से बड़ा होगा। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन -2 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 3, ठीक है। दो ही केस बनेगा। देखिए इस इन इक्वेशन को ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे, या तो -2 से छोटा है अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, या फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 3 से बड़ा है, ठीक है। तो ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये सॉल्यूशन। तो अब देखिए जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -2 से छोटा है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है आपका -2 से छोटा है, यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -2 से छोटा है, इक्वालिटी का साइन है, यानी कि ये -3 से छोटा या -3 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि उसके -3 से -2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, तो हमने डायरेक्ट इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या है, लेस देन इक्वल्स टू -3, तो यहां से क्या हो जाएगा x लेस देन -2, ठीक है, क्योंकि x -2 से छोटा जब भी होगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x या तो 3 होगा या -3 होगा या -3 से छोटा, ठीक है। और यहां है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 3, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, 4 पे क्लोज ब्रैकेट हुआ क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन है, ठीक है, लेकिन -2 पे ओपन ब्रैकेट हुआ क्योंकि यहाँ कोई इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस नोट कीजिए, फिर हम अगले पर मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, solve the inequality, solve the inequality that is x into integral part of x minus x square minus 3 times integral part of x plus 3 x greater than 0, ठीक है।